नमस्ते बच्चों। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो बच्चों हमने ये टॉपिक है वो इसके जो वीडियो थी वो हमने कल भी बना के अपलोड की थी, बट उसमें थोड़ा सा क्वालिटी इश्यूज थे। तो इसी वजह से मैं इसको दोबारा आपके लिए इसको बना रहा हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसी वजह से आपके लिए मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना कोई भी एक सर्कुलर कोयल है और उसको है ना हमने थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है। ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास ये कोई एक सर्कुलर कोयल है ऐसे। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका सेंटर है। ठीक है। और ये क्या है, इसका एक एक्सिस है। ठीक है बच्चों। तो मान लिया हमने कि आई अमाउंट ऑफ करंट है वो इसमें से ऐसे इस साइड में, मतलब जो हमारा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आई अमाउंट ऑफ करंट है वो इसमें से फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे है ना ये दो एलिमेंट्स है, करंट कैरिंग एलिमेंट्स है, जिसकी लेंथ हमारी DL है। ठीक है बच्चों। तो और ये हमारा पॉइंट है P पॉइंट, जहाँ पे हमने क्या निकालना है, जो हमारे स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है ना, इनकी वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा इस वाले पॉइंट पे, हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों। तो हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना वो हमारी A है। ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। किस चीज़ की रेडियस हो जाएगी, जो हमारे सर्कल है ना इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो अब क्योंकि जो हमारी ये रेडियस है ना बहुत ही छोटी है, तो अब एक चीज़ है, इस चीज़ को याद रखना बच्चों कि जो इसकी जो A है ना, ये हमारी जो रेडियस है वो बहुत ही छोटी है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से लेके इस पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो जो हमारी ये लाइन है ये हमें क्या बताएगी, ये जो हमारी लाइन है ना ये हमें बताएगी कि जो ये पॉइंट है जहाँ पे हमने क्या निकालना है, जो हमारे पास छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट है ना, जिसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। उसके बीच का जो सेपरेशन है वो ये बताएगी। तो ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा R वेक्टर है। तो हमारा R वेक्टर है, R वेक्टर क्या होता है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, जो हमें बताएगा पोजीशन के बारे में कि जो हमारा स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है उसकी वजह से किस पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमें ये बताएगा। ठीक है। R वेक्टर बताएगा। और जो हमारा पॉइंट ये सपोज कर लिया कि हमारा O पॉइंट है, O पॉइंट से P पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो हमने सपोज कर लिया कि वो हमारी x के इक्वल है। ठीक है। और हमने सपोज कर लिया कि जो हमारे ये स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है ना, ये इस P पॉइंट के साथ फाई एंगल क्रिएट करेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो O से लेके जो हमारा ये वाला जो पॉइंट है, तो हमने सपोज कर लिया कि हमारा पॉइंट C पॉइंट है, और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा D पॉइंट है। ठीक है। क्योंकि O से लेके C के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है, और ये हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ से लेके D पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी ना। तो ये डिस्टेंस A है तो ये कितनी होगी, ये भी हमारी A के इक्वल होगी। ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे भी हमारा क्या है, यहाँ पे भी हमारा एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ से भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। तो हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये भी कितना एंगल बनाएगा, ये भी इसके साथ फाई एंगल ही बनाएगा। ठीक है बच्चों। तो जो हमारी वीडियो थी, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, उसमें हमने देखा था बायोट सेवर्ट्स लॉ में। ठीक है। तो जो हमारा बायोट सेवर्ट्स लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, तो जो उसकी डायरेक्शन होगी ना, जिस डायरेक्शन में वो प्रोड्यूस होगा, वो हमेशा क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। या हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा, इस R वेक्टर के, और जो हमारा DL वेक्टर होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इस जो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसके परपेंडिकुलर बनेगा। तो हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा ये करंट कैरिंग एलिमेंट है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बच्चों। और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हमारा DB डैश है। ठीक है, क्या है, वो हमारा DB डैश है। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है हम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, और ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी वर्टिकल लाइन हो जाएगी। तो जो हमारी ये वर्टिकल लाइन है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, जो हमारा ये सर्कुलर कॉइल है इसका एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों। तो हमें क्या निकालना है, अब हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये एंगल कैलकुलेट करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि हमें DB की वैल्यू चाहिएगी। ठीक है।
क्योंकि ये एंगल किसी एंगल के साथ इंक्लाइंड है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर वो हमारा वर्टिकली एक्ट करेगा और हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगा। ठीक है, उन दोनों कंडीशन में हमने क्या निकालना है, हमें हमारा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो वो हम कब कर सकते हैं, वो हम उसी कंडीशन में कर सकते हैं अगर हमारे पास ये एंगल होगा तो ठीक है बच्चों। तो अब हमें सबसे पहले तो हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसे, और ये हमारी क्या है, ये हमारी एक वर्टिकल लाइन है, ये वाली लाइन है हमारी। ठीक है, तो अब इसके बीच में एंगल कितने का है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ध्यान से देखो ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अब मैं ये वाली लाइन और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको ही ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हमारी एक दूसरी लाइन है ऐसे, जो हमारी आर वेक्टर वाली लाइन है ना, वो ऐसे हमारी एक लाइन है, और इसने इसके साथ एंगल बनाया हुआ है फाई। तो जो 90 डिग्री में से फाई तो एंगल ये हो गया, तो बचा हुआ एंगल किसके इक्वल होगा, अगर मैं 90 में से जो ये एंगल है इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो बचा हुआ एंगल है वो आ जाएगा ना। तो हमने निकाल दिया ये बचा हुआ हमारा एंगल है वो किसके इक्वल है, 90 माइनस फाई के इक्वल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों कि जो हमारा डीबी है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है किसके, जो हमारी आर वेक्टर वाली लाइन है ना उसके परपेंडिकुलर है। तो ये जो हमारी लाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको एक देखो, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, ये हमारी जो ये डॉटेड लाइन है ना, तो ये हमारी वो वाली लाइन है। तो हमने सपोज कर लिया कि वाई है ये। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वाई वाली लाइन है, और ये हमारी आर वेक्टर वाली लाइन है। ठीक है, और हमें पता है कि जो हमारी जो डीबी है वो क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि जो हमारा ये एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है ना। ठीक है, और ये जो हमारा ये एंगल है वो कितने का है, वो हमारा 90 माइनस फाइव है, वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ध्यान से देखो, इन दोनों फिगर्स में सिमिलैरिटी है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये जो एंगल है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब हमें पता है कि ये टोटल एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल हमें गिवन है 90 माइनस फाइव। तो जो बचा हुआ एंगल है, अगर मैं 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास जो ये एंगल है उसकी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो हमारे पास वो वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, 90 में से ये एंगल को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बचा हुआ एंगल आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा, 90 माइनस 90 प्लस 5। अब देखो 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया हमारे पास क्या, 5 बच गया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये जो एंगल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। तो जो हमारा ये वाला एंगल है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये हमारी 5 आ जाएगी। तो ये 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या निकालना है, अब हम इसको क्या कर देंगे, अब हम इसको रिजोल्व कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसको इसके साथ रिजोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी कोस 5, और जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी साइन 5। ऐसे ही जब मैं इसको वर्टिकली रिजोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी डैश कोस 5, और जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी डैश कोस 5 सॉरी साइन 5 आ जाएगा, सॉरी ये हमारा साइन 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो जो हमारा डी कोस 5 है और यहाँ पे डी डैश कोस 5 है, ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, बट हमें ये नहीं पता कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा 5 है 5 तो सेम है, बट हमें डी डैश और डी की वैल्यू का नहीं पता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डी और डी डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा बायोट सेवर्ट्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, इसके इक्वल होता है, और ये हमारा आर है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा ना, तो जो हमारा आर है वो किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हमारा बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, यहाँ से हमने आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा थीटा क्या है,
ये थीटा हमारा एंगल है, किस किस के बीच का एंगल है, ये हमारा आर और जो हमारा आईडीएल है इसके बीच का एंगल है। क्योंकि हमारा जो ए है, जो हमारा इसका ये जो हमारी रेडियस है वो बहुत ही छोटी है, तो इसकी वजह से जो हमारा थीटा है ना, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है ना, वो हमारी 90 के इक्वल होगी, लगभग हमारी 90 के इक्वल होगी। एग्जैक्टली तो नहीं होगी, बट हम मान के चलते हैं कि जो हमारा थीटा है वो क्या है, वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 बाय आर। आर हमारा कितना है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, तो स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें पता है साइन 90 है, साइन 90 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो जो हमारा डी बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने डी बी की तो वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हमें क्या करना है, डी बी डैश की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन हमारा डी बी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, वो भी हमारा सेम म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये भी तो हमारा आर है ना, ये भी हमारा आर वेक्टर है, और इसकी भी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे भी थीटा क्या है, वो भी जो हमारा ए है वो क्या है, बहुत ही छोटा है ना, तो इसी वजह से जो हमारा थीटा होगा, थीटा की भी वैल्यू क्या होगी, वो भी लगभग 90 डिग्री के इक्वल होगी। तो हम उसको एज्यूम करके चलते हैं कि वो हमारी 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री पुट करेंगे। तो जैसे हमने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो डी बी डैश है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी। अब हमें पता है साइन 90 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है ना, तो इसी वजह से ये किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास डी बी डैश की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो कि जो हमारा डी बी है और जो हमारा डी बी डैश है, दोनों की वैल्यू कैसी है, वो सिमिलर वैल्यू है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा डी बी डैश कोस फाई है और जो हमारा डी बी कोस फाई है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा, काउंटर बैलेंस कर देगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जिस डायरेक्शन में हमारे एरोज है ना, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो जो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके इक्वल होगा, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू डी बी साइन फाई के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें अगर एंटायर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम डी बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो हमारा डी बी है वो किसके इक्वल है, म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन फाई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमें साफ पता लग रहा है कि जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, वो डीएल वेरिएबल है। बाकी जो भी हमारी टर्म्स है ना, वो सारी की सारी क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, सारी की सारी टर्म्स को बाहर निकाल देंगे और डीएल को अंदर रखेंगे। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो किसका इक्वल आ जाएगा, म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन फाई और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। और हमें पता है कि जो हमारा डीएल होता है, डीएल का इंटीग्रेशन एल के इक्वल होगा ना। और हमें पता है कि जो हमारा एल है वो क्या होती है, जो हमारा ये सर्कल है इसकी लेंथ होगी और वो किसके इक्वल होगी, वो इसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी। और इसके सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होती है, 2 पाई आर के इक्वल होती है। और जहाँ पे आर क्या होगा, हमारी रेडियस होगी। बट यहाँ पे जो हमारी रेडियस है वो क्या है, वो ए है। तो ये एल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई ए हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, साइन फाई की वैल्यू और निकालनी है। तो जो हमारा साइन फाई है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए है, और हाइपोटेन्यूज कितना हमारा आर है। तो आर की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज, अभी इसका जो इंटीग्रेशन है वो एल हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे हम दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नोट ओवर 4 पाई
आई डी एल किसके इक्वल है 2 पाई ए, सॉरी डी एल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा ना, और एल हमारा किसके इक्वल है 2 पाई ए के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि जो इंटीग्रेशन होगा डी एल का वो किसके इक्वल होगा, वो एल के इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल होगा 2 पाई ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी एल है ना, डी एल की वैल्यू एल होगी, और एल हमारा किसके इक्वल है 2 पाई ए इंटू साइन फाई हमारा किसके इक्वल है ए बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ए बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और इसके नीचे क्या है हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होल टू दी पावर 3/2। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, और जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी वो हमारे पास आ गया है, टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो हमारा सर्कुलर कोयल है जिसमें से करंट हमारा फ्लो कर रहा है उसमें ये आ जाएगा हमारा। अगर हमारी सर्कुलर कोयल में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो हम क्या करेंगे, इसको हम n के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स और है तो क्या कर देंगे, हम इसको n के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा 2 पाई एन आई ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होल टू दी पावर 3/2। ठीक है बच्चों, आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इसका जो बेल आइकन है मेरे चैनल का उसको भी प्लीज़ प्रेस कर देना, ताकि जो हमारी अपकमिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।